नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज इस वीडियो में हम पॉलिटी के 6th लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कंप्लीट चर्चा कर रहे होंगे। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट आता है एग्ज़ाम रिलेटेड या अदरवाइज, तो आप हमें, आपकी स्क्रीन पर एक इंस्टाग्राम ID दिख रही होगी, वहाँ पर आप हमें डीएम कर सकते हैं। ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं साथियों जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, इनको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब साथियों, जो प्रेसिडेंट है ना, ये आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये भारत के संविधान के किस पार्ट में मेंशन है। तो ये संविधान के पार्ट 5 में मेंशन है, 5th पार्ट में मेंशन है। और 5th पार्ट में किसके बारे में चर्चा की गई है? यूनियन के बारे में। और वहां पर जिक्र होता है किसका? प्रेसिडेंट का। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो भारत की संसद है ना, जो भारत की पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के 3 एलिमेंट्स है। मतलब 3 एलिमेंट्स से मिलकर आपकी इंडियन पार्लियामेंट बनती है, जो कि है एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का भाग नहीं है, बट आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी बिल जो है वो एक्ट कैसे बनता है। सबसे पहले उसको लोकसभा में पास किया जाता है, लोकसभा में पास होने के बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। जब वो राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। किसके लिए? प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। तो जब प्रेसिडेंट साहब उस पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो जो बिल है साथी, वो क्या बन जाता है? वो एक एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो प्रेसिडेंट है आपके, वो आपकी पार्लियामेंट का भाग है। तो पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है जी, ये चीज आपको क्लियर हुई। इसके बाद जो प्रेसिडेंट है, इनको बोला जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो किसका आता है? प्रेसिडेंट का आता है। इसके बाद साथियों, आपको 2 आर्टिकल पता होने चाहिए, एक है आर्टिकल 52 और एक है आर्टिकल 61। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो इंडिया है उसमें एक प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी, ये मेंशन किया गया आपके आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52 में। और अनुच्छेद 61 में क्या मेंशन किया गया है? महाअभियोग का प्रोसेस बताया गया है। और ये जो इंपीचमेंट वर्ड है साथियों, ये बहुत फॉर्मल वर्ड है, और ये केवल और केवल किसके लिए यूज होता है? प्रेसिडेंट के लिए। और कोई भी आप दूसरी पोस्ट देखें, बी इट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और कोई दूसरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अगर उसको हटाने की बात की जा रही है तो वहां पर जो वर्ड यूज होता है साथियों वो होता है रिमूवल। ठीक है, और जब हम इसको प्रेसिडेंट के लिए यूज करेंगे तो प्रेसिडेंट के लिए हम यूज करेंगे इंपीचमेंट। ठीक है, तो इंपीचमेंट का प्रोसेस और प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, ये हमने कहां से बोरो की है? ये हमने बोरो की है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, मतलब अमेरिका के संविधान से हमने प्रेसिडेंट की पोस्ट और प्रेसिडेंट के महाअभियोग का जो प्रोसेस है उसको हमने वहां से बोरो किया है। इसके बाद प्रेसिडेंट के लिए एक चीज यूज होती है जिसको बोलते हैं कि प्रेसिडेंट को बोला जाता है साथियों नॉमिनल हेड। ठीक है, आपको याद होना है, आपको याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट है उसको नॉमिनल हेड बोला जाता है, और जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये होते हैं रियल हेड या एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, और इसको बोला जाता है साथ ही साथ डी जूरी हेड। आपके एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से डी जूरी हेड किसको बोला जाएगा, तो उसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट को। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इनको बोला जाता है डी फैक्टो हेड। ठीक है, डी फैक्टो या रियल हेड। ठीक है, जो एक्चुअली में पावर को एक्सरसाइज करते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री। अब बात करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल। मतलब आपके जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? तो सबसे पहले आते हैं आपके एमपीज, और ये एमपीज यहाँ पर लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। इसके बाद आते हैं आपके एमएलएस, आपकी सभी स्टेट से आपके कौन आते हैं? एमएलएस। तो आपके जितने भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद एमएलएस किसके? केवल 2 यूटीज के, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी। तो दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड एमएलएस, ध्यान देना साथियों, यहां पर मैं केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहा हूं। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होंगे ये इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। आगे जब हम चर्चा करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि केवल इलेक्टेड मेंबर्स कौन से? लोकसभा राज्यसभा प्लस स्टेट्स प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुडुचेरी, ये पार्टिसिपेट करते हैं आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, इसके बाद ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये हमने यूएस से बोरो किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद साथियों हम बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में। जो प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन सिस्टम एक यूनिक वे में कंडक्ट किया जाता है जिसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको 2 भागों में मैं तोड़ूंगा।
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब साथियों इसमें ये काम कैसे करता है, तो आप ऐसा समझें कि मान लो कोई एक वोटर है, ठीक है, इस वोटर ने मान लो आपके दो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, इसने अपने पहले इसमें प्रेफरेंस में डाला, मान लो ये कैंडिडेट ए है ये बी है, तो पहले में डाल दिया इसने ए, दूसरे में डाला बी, ऐसे कोई दूसरा वोटर होगा उसने डाला होगा, तो सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस को देखा जाएगा पहले, ठीक है, फिर सेकंड प्रेफरेंस को कंसीडर किया जाएगा। तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब ये जो वोट है ये आपकी एक बार काउंट होगी, ठीक है। अगर मान लो ये बंदा हार जाता है पहले वाला, इसके पास कम वोट आती है तो इसको हटा दिया जाएगा, फिर इसकी सेकंड प्रेफरेंस को काउंट किया जाएगा। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है, मोटा मोटी इस चीज को। इसके बाद साथियों बात करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन होता है ना, इलेक्शन कमीशन करता है इलेक्शंस को मॉनिटर, किसके, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के। बट यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी हुई है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है इसके इलेक्शन से रिलेटेड, किसके, वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, तो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर विवाद आता है तो उसको सोल्व कौन करेगा, उसको सोल्व करेगा साथियों आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ से मॉनिटर से मेरा मतलब है कि इलेक्शंस के शेड्यूल निकालना, ठीक है, पार्टीज को मतलब सिंबल वगैरह प्रोवाइड करना, वो सब काम होता है इलेक्शन कमीशन का, ठीक है जी। और आपके अगर कोई भी डिस्प्यूट्स आएंगे तो उनको रिजोल्व करने का काम आपका सुप्रीम कोर्ट का होगा, केवल और केवल इस केस में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ठीक है जी। आगे चर्चा करेंगे। टेन्योर जो होता है आपके प्रेसिडेंट का वो होता है 5 साल, और इनको ये एलिजिबल रहते हैं री इलेक्शन के लिए, मतलब ये दोबारा भी पावर में आ सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको पता हो तो राजेंद्र प्रसाद जो है, ठीक है, ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार इलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। रेजिग्नेशन ये किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट अपनी रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे स्पीकर और जो स्पीकर ऑफ आपका लोकसभा होते हैं और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, तो वो एक दूसरे को रेजिग्नेशन देते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज चलती है। और जो ये ओथ दिलाते हैं, यहाँ पर ये मैं लिखना भूल गया, ओथ जो होती है, शपथ जो ये दिलाएंगे, तो शपथ इनको कौन दिलाता है, शपथ इनको दिलाते हैं सीजीआई साहब, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो इनको शपथ दिलाएंगे। अगर वो एब्सेंट हैं तो उनकी प्रेजेंस में, उनकी एब्सेंस में कोई सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो इनको शपथ दिलाएंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या रहती है साथियों, एलिजिबिलिटी इनकी है कि एक तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ इनकी 35 साल उम्र होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 साल इनकी उम्र होनी चाहिए। साथ ही साथ ये एलिजिबल होने चाहिए इलेक्शन के लिए, किसके, एमपी ऑफ लोकसभा। और आपको मैं बताऊंगा, जब मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट ने बता रहा हूँ, तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है ना, उसमें होता है कि वो एलिजिबल होने चाहिए इलेक्शन के लिए, किसके लिए, राज्यसभा के लिए, ठीक है। और राज्यसभा क्यों, तो साथियों आपको पता होगा जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है, इसलिए वो राज्यसभा में इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। और जो आपके प्रेसिडेंट है ये लोकसभा में एलिजिबल होने चाहिए इलेक्शन के लिए, ठीक है। साथ ही साथ इनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई दूसरा काम जो जहां से इनको पैसा आ रहा हो वो काम में ये इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। इसके बाद इम्पीचमेंट जो है, इम्पीचमेंट इनका कब किया जा सकता है, जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया हो, वोलेट किया हो। तो संविधान की अवहेलना के लिए केवल इनको क्या किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है। और एक चीज हम अपने मेजोरिटी वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इनको रिमूव कैसे किया जाता है। तो इनको रिमूव करने के लिए साथियों स्पेशल मेजोरिटी लगती है, ठीक है, इनको एडवांस नोटिस दिया जाता है, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में इनकी प्रोसीडिंग्स होती हैं और उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से इनको रिमूव किया जाता है। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि इनके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्यवाही जो है वो इनिशिएट नहीं की जा सकती, मतलब कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ इनिशिएट नहीं की जा सकती जब तक ये कहां पर है, जब तक ये अपने ऑफिस में, ठीक है जी। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़े, इसको देखो, अब हम बात करेंगे पावर्स की। तो कुछ 6 से 7 टाइप की पावर्स होती हैं। सबसे पहली पावर्स हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। तो कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली बात है भाई एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे रहते हुए ये क्या क्या काम करते हैं। तो भाई सबसे पहली बात है ये पीएम को अपॉइंट करेंगे। जो भी पार्टी लोकसभा की इलेक्शन जीत के आएगी तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उनका जो लीडर होगा ना वो बताएगा हमें इस पर, तो उनके जो लीडर है उस लीडर को, तो जो लोकसभा में पार्टी जीत के आएगी उनमें से ये एक बंदे को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। और वो जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो फर्दर एडवाइस करेगा कि किसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस किस को चुनना है। तो उन सदस्यों को जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो क्या चुन लेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुन लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं जैसे कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर और फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और आपके यूपीएससी के चेयरमैन, जितनी भी बॉडीज होती हैं, ठीक है, आपके जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, आपके गवर्नर, ठीक है, तो इन सभी को अपॉइंट कौन करेगा? इन सभी को अपॉइंट करेंगे आपके प्रेसिडेंट साहब, ठीक है जी। इसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कौन करता है? इंटर स्टेट काउंसिल, जिसको बोला जाता है अंतर राज्य परिषद, अंतर राज्य परिषद, इसका गठन जो करते हैं वो भी हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। और इसका जो गठन होता है ना साथियों, वो कराया जाता है आर्टिकल 263 के तहत, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे इनकी कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। तो साथियों इनकी लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी होती है? तो इनकी जो विधायी शक्तियां हैं उनमें सबसे पहली जो शक्ति होती है वो ये, उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनके पास पावर होती है कि ये 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, किसमें? राज्यसभा में। और वो जो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में, तो उनके लिए क्राइटेरिया होता है कि वो जो 12 मेंबर्स चुने जाएंगे वो केवल इन 4 फील्ड से चुने जा सकते हैं, ठीक है, आर्ट की फील्ड से, साइंस की फील्ड से, सोशल सर्विस की फील्ड से, या लिटरेचर साहित्य की फील्ड से, ठीक है। तो ये 4 फील्ड आपको याद रखनी है। इसके बाद जो भी ज्वाइंट सेटिंग होती है उनको बिठाते हैं कौन? हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। तो ये ऑर्डर देते हैं और उसके बाद जो है ज्वाइंट सेटिंग बिठाई जाती है। और ज्वाइंट सेटिंग के बारे में हम अपने पार्लियामेंट संसद वाला जो टॉपिक होगा उसमें उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। ज्वाइंट सेटिंग जो होती है साथियों, ये तब बुलाई जाती है जब आपका क्या हो जाता है, एक डेडलॉक लग जाता है, मतलब कोई एक्ट जो है वो ना तो राज्यसभा ना लोकसभा से पास हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या बिठाई जाती है? एक ज्वाइंट सेटिंग बिठाई जाती है। और ये आपको ये भी चीज याद रखनी है, और साथ ही साथ आपको एक चीज और याद रखनी है कि सभी बिल्स के लिए ज्वाइंट सेटिंग को जो है नहीं बिठाया जा सकता। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिनको हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद साथियों जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ये पार्लियामेंट को क्या करते हैं? समन करते हैं, मतलब पार्लियामेंट को बुलाते हैं और प्रोरोग करते हैं। प्रोरोग मतलब स्थगित करते हैं, ठीक है। तो प्रोरोग और समन करने का काम पार्लियामेंट का कौन करेगा? हमारे प्रेसिडेंट साहब। यहां पर एक बार एक एग्जाम में पूछ लिया गया था कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, तो आपको याद रखना है स्पीकर ऑफ लोकसभा उसको एडजर्न कर सकता है, केवल उसको प्रोरोग या समन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑर्डिनेंस, जो आपका अध्यादेश होता है, अध्यादेश को जारी कौन कर सकता है? हमारे प्रेसिडेंट साहब जारी कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123। ये भी एक एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऑर्डिनेंस जो होते हैं ये किस आर्टिकल के तहत जारी किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 123 के तहत। और ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं साथियों, ये कब लाए जा सकते हैं पिक्चर में? तो ये पिक्चर में तब लाए जाते हैं जब आपका या तो केवल एक हाउस हो सेशन में, या फिर आपके कोई भी हाउस, ना तो लोकसभा ना राज्यसभा सेशन में हो, ठीक है। तो तब किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर अगर हमें कोई कानून लाना है तो उस केस में जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो अपनी लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करते हुए ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, ठीक है। और उस ऑर्डिनेंस को साथियों जैसे ही आपका पार्लियामेंट सेशन में आता है उसके 6 हफ्ते के अंदर उसको अप्रूव कराना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज देख पा रहे होगे कि जो प्रेसिडेंट साहब है ना वो एक नॉमिनल हेड है, ठीक है। जो रियल पावर एग्जीक्यूट करते हैं वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, हेडेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। आगे बढ़ेंगे। अब साथियों बात करेंगे इनकी जुडिशियल पावर की। तो इनके पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती हैं, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये अपॉइंट करते हैं। साथ ही साथ जो आपके हाई कोर्ट होते हैं, अपनी कंट्री में कितने हाई कोर्ट होने चाहिए उसकी स्ट्रेंथ को भी ये डिसाइड करते हैं। ये साथियों एक इंपॉर्टेंट चीज और करते हैं आर्टिकल 143 के तहत। मान लो कोई भी एक ऐसा मैटर आता है इनके सामने जिसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो उस मैटर को ये सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 143। और इस ज्यूरिडिक्शन को सुप्रीम कोर्ट की बोली जाती है ये एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। इसको हम वहां पर भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप याद रखें इस ज्यूरिडिक्शन को बोला जाएगा एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि होती है अंडर आर्टिकल 143, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट इनको इन रिटर्न रिस्पॉन्स देता है। इसके बाद बात करेंगे इमरजेंसी पावर की। तो कुछ आपातकालीन शक्तियां होती हैं इनके पास कि ये 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी को घोषित कर सकते हैं, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं, और राष्ट्रपति शासन जिसको प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है या फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी भी इसी को बोला जाता है, तो वो लगाया जाता है साथियों आपका आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने लिखे हुए हैं ना ये आपको बाय हार्ट होने चाहिए यहाँ पर। इसके बाद बात करेंगे वेटो पावर्स की। तो हमारा जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो साथियों 3 टाइप की वेटो को एंजॉय करता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था शायद पीसीएस एग्जाम में कि आपके जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो 4 टाइप की वेटो को एंजॉय करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट थी ना ये बिल्कुल गलत थी। आपके जो
इंडियन प्रेसिडेंट है वो 3 टाइप की वेटो को एंजॉय करते हैं, पॉकेट वेटो, सस्पेंसिव वेटो और एब्सोल्यूट वेटो, ठीक है। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो वेटो को एंजॉय नहीं करेंगे, उस पर उनको मैंडेटरी होता है, उनको वे बाध्य होते हैं इस चीज के लिए कि उनको अपने क्या करने पड़ते हैं, एसेंट देना पड़ता है उनको, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे पार्डनिंग पावर्स की। तो क्षमा करने की कुछ शक्तियां हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास, ठीक है। तो वो आर्टिकल 72 के तहत दी गई हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है CHSL एग्जाम में या किसी एग्जाम में पूछा गया था कि किस आर्टिकल के तहत जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पार्डनिंग पावर को इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिकल 72 के तहत करते हैं और इसके तहत वो 5 से 6 टाइप की पार्डनिंग पावर्स है उनके पास। सबसे पहला है पार्डन। पार्डन मतलब माफ करना। इसमें वो क्या करेंगे, कोई भी मान लो ABC पर्सन है, अगर उसको वो पार्डन कर देते हैं मतलब उसको उसकी जो सजा है, उसके जो सेंटेंस है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है, और वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा इस केस में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पार्डन में बंदा जो है वो कंप्लीटली फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर कोई सेंटेंस, कोई चार्ज, कुछ नहीं रहेगा। इसके बाद ये देखो कम्यूटेशन में क्या होता है, कम्यूटेशन होता है रूपांतरण। अब नाम से ही पता चल रहा है, मतलब मैंने रूप बदल दिया। इसमें मैं क्या करूंगा, एक हायर पनिशमेंट को एक लोअर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से रिप्लेस कर दूंगा या सब्सटीट्यूट कर दूंगा। जैसे मृत्युदंड के लिए मैं क्या कर दूंगा, 14 साल का जेल का कारावास या लाइफ इम्प्रिजनमेंट को मैं बोल सकता हूं कि मैंने मृत्युदंड को, डेथ पेनल्टी को मैंने क्या बोल दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 14 साल की सेंटेंस मैंने दे दिया। तो इस चीज को क्या बोला जाएगा कि प्रेसिडेंट साहब ने उस सेंटेंस को कम्यूट कर दिया है, ठीक है। रिमिशन क्या होता है साथियों, रिमिशन होता है क्षमा या छूट। इस केस में क्या किया जाता है, आपकी पनिशमेंट तो सेम रहती है बट आपका जो पीरियड होता है ना, जैसे 3 साल की आपको सजा थी तो उस 3 साल को घटा के 1 साल या 2 साल किया जा सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके प्रेसिडेंट साहब पर। और आपको एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पर कि जो ये पार्डनिंग पावर्स हमारे प्रेसिडेंट साहब इस्तेमाल में लेते हैं तो इनको वो एक्सरसाइज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको सजेस्ट करते हैं और उस बिहाफ पे ये इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है, राहत का मतलब होता है राहत। इसमें हम क्या करेंगे कि एक जो ओरिजिनल पनिशमेंट दी गई है उसकी जगह पर एक लेसर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को अवॉर्ड करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा कुछ स्पेशल केसेस में दिया जाता है। जैसे मान लो कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसकी फिजिकल बॉडी को देखते हुए, ठीक है, तो ये चीज उसके साथ की जाती है, ठीक है। तो ये लेसर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट उसको दी जाती है, ठीक है जी। और भी कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं जिसके तहत रेस्पाइट जो है उसको यूज किया जा सकता है। इसके बाद आता है रिप्रीव। रिप्रीव मतलब दंड विराम। इसमें साथियों क्या होता है, इसमें टेम्परेरी स्टे लगा दिया जाता है और ज्यादातर ये डेथ सेंटेंस के केस में अवॉर्ड की जाती है। और इसमें क्या होता है कि टेम्परेरी स्टे क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि आप मरने वाले हो और आपके मरने से पहले आपको कुछ टाइम दिया जाता है कि आप बाकी इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर पाओ, ठीक है। क्या पता आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो आपको रेस्पाइट कर दें, मतलब आपको कम लेसर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दे दें या आपके सेंटेंस को कम्यूट कर दें, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए इस पर्टिकुलर चीज का यूज किया जाता है, रिप्राइव का, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, इनको भी हम देखेंगे। जैसे मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, ये ओनली CJI हैं जो प्रेसिडेंट बने थे, ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि प्रेसिडेंट बने थे भारत के। नीलिमा संजीवा रेड्डी ये ओनली प्रेसिडेंट है जो कि अनअपोज्ड, इनके खिलाफ कोई कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं हुआ था। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद ये ओनली प्रेसिडेंट है जो 2 बार चुने गए। इसके बाद जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद ये ऐसे 2 प्रेसिडेंट हैं जो कि जिनकी मृत्यु हो गई थी ऑफिस में रहते हुए, ठीक है जी। तो इसके बाद आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान भारत के प्रेसिडेंट कौन थे। ये बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इमरजेंसी के दौरान भारत के जो प्रेसिडेंट थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, और यही पर्सन जो है ये आपके ऑफिस में मर जाते हैं। तो आपको ये फैक्ट्स आपको याद होनी चाहिए। तो साथियों यहाँ पर हमने ये टॉपिक को जो है कंप्लीट कर लिया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आपसे इन रिटर्न हम 2 चीज़ें डिमांड करेंगे कि आपको चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये हमारा चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।